नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, बिहार के इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसमें एनडीए के बहुमत जीत हुई है 200 के पार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रशांत किशोर जी के कहां पर हार हुई है और अमित शाह जी का क्या स्ट्रेटेजी था इस इलेक्शन में, बिहार इलेक्शन में। ये सभी के बारे में हम बात करेंगे और विपक्ष के भी क्या है भूमिका, उसके बारे में भी बात करेंगे, तेजस्वी और राहुल गांधी जी का। तो सबसे पहले हम प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं कि प्रशांत किशोर जी कहाँ पीछे रह गए हैं। हालांकि मेहनत तो बहुत की है। प्रशांत किशोर जी एक चीज़ में पीछे रह गए मेरे ख्याल से, कि जो बीजेपी का स्ट्रेटेजी था लाभार्थी पहुंचाने का, वहाँ पर प्रशांत किशोर जी सबसे पहले पीछे हुए। बीजेपी झारखंड के इलेक्शन से ही सीख गई थी कि अब इलेक्शन जीतना है तो इलेक्शन से पहले मैया समान योजना के जैसा लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में और यहाँ पर बिहार में 10,000 जो दिया गया कि कुछ अपने छोटा मोटा बिजनेस करेगी लेडीज़ लोग, वहाँ से बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ। हालांकि झारखंड में मैया समान योजना जो हेमंत सरकार जेएमएम की सरकार दी थी, वहाँ से जेएमएम को बहुत फ़ायदा हुआ था महिला तरफ से और बीजेपी को वहीं पर हार हुई थी। बीजेपी का भी यहाँ पर भी था कि हम जीतेंगे तो 2,000 महीना देंगे, पर बीजेपी यहाँ नहीं लीड कर पाई झारखंड में। उसी तरह महाराष्ट्र में हुआ लाडली बहन योजना। महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन से पहले जहाँ पैसा आ जाता वहाँ बीजेपी की सरकार बन जा रही थी और बिहार में भी वही हुआ। तो यहाँ से प्रशांत किशोर जी यहाँ पर विफल रहे हैं। नेक्स्ट है कि प्रशांत किशोर जी बोलते थे कि या तो मेरा 150 पार आएगा तो 10 से कम आएगा। तो हालांकि प्रशांत किशोर जी का 0 आ चुके हैं, 0 पर सिमट। हालांकि प्रशांत किशोर जी से जनसुराज पार्टी से मनीष कश्यप को जीतना चाहिए था और वो जो लखीसराय से थे कौन, सूरज कुमार, उसको भी जीतना चाहिए था और एक और निर्दलीय से थे विपिन सर, उसको जीतना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों ये बात सही है कि अधिक पढ़े लिखे लोग जब नेता में आएंगे तभी विकास होगा और ये नचनिया सब आएगा, गायक सिंगर वो सब जो आता है, वहाँ से विकास नहीं होगा। और ये जो जितना भी पुराना राजनीतिक दल है वो सब तो सब पैसा खरीदते खरीदे आया, जिसे बोलने का भी सही से लूर नहीं है। वो सब फिर जाएगा, फिर वही होगा जो होते आ रहा है। वैसे भी अमित शाह जी बोले थे कि बिहार में जमीन ही नहीं है। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। कैसे उद्योग लगेगा? तो फिर से सभी कोई ट्रेन में भर भर के जाएगा बाहर कमाने, सूरत, मुंबई, बेंगलुरु, तमिलनाडु। हालांकि प्रशांत किशोर जी इस इलेक्शन में पूरा का पूरा फुल फेल रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था अमित शाह जी का। अमित शाह जी इस इलेक्शन में एकदम जीत चुके हैं और वह इस इलेक्शन का चाणक्य हैं। हालांकि हर जगह वही चाणक्य रहते हैं। अमित शाह जी को पता है कि कहाँ पर किस निर्दलीय को हटाना है, किस निर्दलीय को अपनी तरफ कर लेना है, जहाँ से कि बीजेपी का नुकसान नहीं हो और विपक्ष का वोट कटवाना है। वहाँ किसी निर्दलीय को खड़ा कर देना है, विपक्ष का वोट कटवा कर फिर अपना वहाँ से सीट निकालना है। ये सब चीज़ अमित शाह को पूरा अच्छा से पता है। दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी टोटल 36 रैली किए बिहार में, 36 में 35 जगह जीत चुके हैं। और अब आपको हम एनडीए और महागठबंधन के बारे में बताते हैं। यदि एनडीए में देखिएगा तो सीट शेयरिंग में को झोल मोल नहीं हुआ। वहाँ पर नीतीश मोदी सब एक देखें, एक ही बैनर में देखें। कहीं पर यदि नीतीश जी की रैली था तो वहाँ पर मोदी नीतीश दोनों का फोटो लगा हुआ था। कहीं पर बीजेपी का रैली था वहाँ पर भी नीतीश मोदी अमित शाह सभी के फोटो लगा हुआ था। इसमें कोई झोल उल नहीं हुआ और सीट शेयरिंग एकदम बराबर हुआ। लेकिन वही आप विपक्ष में देखिएगा तो तेजस्वी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग में बहुत लफड़ा हुआ। और एक और यहाँ पर है तेज प्रताप जी, जिसे सबसे पहले घर वालों ने निकाला, फिर पार्टी वालों ने निकाला, अब जनता पूरा निकाल चुकी है। तेज प्रताप जी भी एक भी सीट नहीं जीते और शायद अब हमको लग रहा है कि तेज प्रताप जी एनडीए में जा सकते हैं। तेज प्रताप जी का यहाँ से गिल्ली उड़ चुका है। प्रशांत किशोर जी अपने आप को जो स्ट्रेटेजी कहते हैं कि 2013-14 में मोदी को जितवाएं, चाय करके ट्रेन पर चाय बेचते थे, जो भी नारा था हर घर मोदी जो भी था, अब की बार मोदी सरकार,
उस समय भी मोदी का पूरा दबदबा था। उस समय भी कांग्रेस से बहुत कोई उब चुका था, तो वहाँ पर कोई नया सरकार को लाना भी जरूरी था और उसमें थोड़ा सा हेल्प प्रशांत किशोर जी किए। दिल्ली में भी किए, अरविंद केजरीवाल को पंजाब में भी किए, तमिलनाडु में डीएमके को किए, महाराष्ट्र में भी किए और एक और यूपी में जो सपा और कांग्रेस के साथ किए वहाँ पर पूरा फैल रहे हैं और बंगाल में ममता दीदी के साथ हेल्प किए वहाँ पर भी सफल रहे हैं। जब अपना पार्टी यहाँ पर आए बिहार में तो यहाँ पर पूरा फैल रहे हैं। हालांकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लियर कि राजनीतिक में मिडिल फैमिली का आना बहुत ही मुश्किल है। सोच लीजिए कि जनसुराज प्रशांत किशोर जी इतना बड़ा चेहरा जिसे एक सीट जीतना भी बहुत मुश्किल हो गया। उसी तरह आप झारखंड में देखते होंगे कि टाइगर जयराम महतो, एक मिडिल फैमिली का लड़का को जीतना किसी के बस में नहीं है। हम और आपके बात छोड़िए, हम और आप तो जीत ही नहीं सकते हैं, खड़ा ही भी नहीं हो सकते हैं। जब मोदी जी कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को चुनाव में आना चाहिए, इलेक्शन में आना चाहिए ताकि विकास हो, पर आप आ ही नहीं सकते हैं, कोई मौका ही नहीं है। जितना भी बड़ा बड़ा पार्टी उसमें तो पहले से ही सब भरा हुआ है, चोर चुहाड़। तो हमको और आपको जितना बहुत ही मुश्किल है मिडिल फैमिली को। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से सीख सकते हैं प्रशांत किशोर जी से। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर जी इतना पैसा कमा चुके हैं कि वह कहीं भी रह के आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। वो भी बिहार से पलायन किए थे, पर देने के लिए वहाँ पर आए हैं बिहार में, जो वो पहला व्यक्ति है। नहीं तो आप देखिएगा कि बिहार में वही आता है, आ तो जो बुरा गरीब है, आ तो कुछ देने के लिए आया हो। ये बात कन्हैया कुमार जी कहते हैं। तो प्रशांत किशोर जी से यही एक सीखने का चीज़ है। हालांकि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी वो अलग बात है कि चाणक्य के सामने नहीं चले। चाणक्य मतलब अमित शाह जी के सामने नहीं चले। अमित शाह जी एक प्रो प्लेयर निकले। तो दोस्तों इससे पहले एक वीडियो में हम आपको बताए थे कि प्रशांत किशोर जी पीएम बन सकते हैं या तो विपक्ष बन सकते हैं। तो ये बात सही है कि कांग्रेस का पूरा भी इंडिया में कहीं नहीं चल रहा है। तो किसी लीडर के पास यदि पावर है तो वो विपक्ष बन सकते हैं, विपक्ष का सीट ले सकते हैं इंडिया में, भारत में। तो वो हमको प्रशांत किशोर जी में लगे थे, पर बिहार के इलेक्शन में तो वो गड़बड़ा चुके हैं। अब इससे आगे क्या होगा सो वही जानेंगे। हालांकि वो बोले थे कि यदि जेडीयू का 25 से ज़्यादा सीट आएगा तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं से वही जानेंगे। हालांकि जेडीयू का 82 से 85 सीट आ चुका है और बीजेपी का भी 89 से 90 सीट तक आ गया। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये रहा मेरा एनालिसिस बिहार इलेक्शन का। आप लोगों को क्या लगता है, आप अपना राय कमेंट में करें। जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।